अब हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट गैसेज की, ये हमारा स्पेसिफिक हीट हमें बहुत जरूरी है रेफ्रिजरेशन कंडीशन में। रेफ्रिजरेशन में स्पेसिफिक हीट का बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पे हीट का इंटरेक्शन होने वाला है, तो बिना स्पेसिफिक हीट के आप वो चीजें निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब की बार हमारा है सब्सटेंस, हमने चेंज कर लिया, वी हैव सब्सटेंस एज अ गैस। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। तो सपोज करिए यहां पे देखिए, हाउ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इस चीज को देखते हैं, पहले स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस को डिफाइन करते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है क्या। यहां पे देखिए, अभी तक इससे प्रीवियस केस में हमने क्या लिया था, सब्सटेंस हमारा H2O था, वाटर है ना, कोई और भी सब्सटेंस हो सकता था, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैंने H2O ले लिया था। अब की बार मैं सब्सटेंस लूंगा एयर, सपोज करिए एयर है यहां पर, दिस इज एयर एज अ सब्सटेंस, यहां पर एयर एज अ सब्सटेंस। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि मास जो है सेम है ना, दिस इज से m kg, आई एम राइटिंग से 1 kg, तो 1 kg यहां भी है मास, तो यहां पर भी 1 kg मास है। ठीक है, और एयर सेम है, मतलब एयर यहां भी है, एयर यहां भी है। अब यहां पर मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, डेल्टा क्यू, यहां पर भी हीट सप्लाई कर रहा हूं, दिस इज ऑल्सो डेल्टा क्यू। ठीक है, लेकिन मैं प्रोसेस अलग अलग कर दे रहा हूं। प्रोसेस अलग अलग करने का मतलब क्या हुआ, यहां पर एक को मैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कर दे रहा हूं। ठीक है, एक को मैं क्या बोल रहा हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। देखिए, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए जो ये स्टॉपर लगे हुए हैं, ये जो स्टॉपर है, ये दोनों साइड में होना चाहिए, तभी ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप एक साइड बना दो, क्योंकि अगर आप एक साइड बनाओगे, आपने हीट रिजेक्ट किया, तो पिस्टन नीचे मूव कर सकता है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होने के लिए मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, तो जो स्टॉपर आप बना रहे हो, ये ऊपर भी होना चाहिए और ये नीचे भी होना चाहिए। तो क्या मैं इसको लिख देता हूं डेल्टा क्यू वी। वी का क्या मतलब है, दिस इज द हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो हीट ऐड कर रहे हो किस प्रोसेस पे ऐड कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे। अब यहां पर तो मैंने कुछ रखा नहीं है, तो ये फ्री है मूव करने के लिए। जैसे आपका यहां पे प्रेशर बढ़ेगा, ये आगे बढ़ जाएगा, फिर प्रेशर घट जाएगा। तो यानी कि सपोज करो यहां पे प्रेशर 10 किलो पास्कल था, अब क्या हुआ, आपने हीट ऐड किया, ये बना 10.1, लेकिन जैसे 10.1 बना, ये पिस्टन आगे मूव कर गया, तो अगेन ये कितना बन गया 10, क्योंकि जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घट जाएगा। फिर आपने हीट ऐड किया, अगेन इट बिकम 10.1, लेकिन फिर चूंकि ये फ्री है पिस्टन, तो आगे बढ़ने के लिए फिर ये 10 बार हो जाएगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि प्रेशर में स्लाइट वेरिएशन तो हो सकता है, लेकिन वो जो वेरिएशन होगा वो नेग्लिजिबल अमाउंट होगा। यानी कि ये जो प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। ये तब तक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा जब तक ये पिस्टन फ्री होगा एक्सपेंड करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे मैं अगर यहां पे स्प्रिंग लगा देता हूं, ठीक है, सपोज करिए स्प्रिंग लगा देता हूं, तो क्या ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो सकता है? कभी नहीं, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ये आगे बढ़ेगा, स्प्रिंग इसको फोर्स देगा, इसको प्रेस करेगा, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप यहां पर स्प्रिंग लगा दो। मतलब बाहर से आप कोई भी चीज लगा नहीं सकते। अच्छा, कोई भी चीज का मतलब ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते। सपोज करो मास यहां पे लगा दूंगा, तो यहां पे क्या मैं मास नहीं लगा सकता? लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक बार मैंने मास लगा दिया, तो सपोज करो ये 10 kg है, तो 10 kg हमेशा रहना चाहिए, ये बढ़ना घटना नहीं चाहिए। समझ पा रहे हो? तो तब भी प्रेशर बढ़ जाएगा, नो डाउट। पहले बार 10 था, अब की बार mg और ऐड हो जाएगा, mg/a, तो प्रेशर की वैल्यू 10 से 15 हो जाएगा, लेकिन 15 जो है वो 15 ही रहेगा। मतलब समझ पा रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हमारा पिस्टन जो है मूव नहीं करना चाहिए। यहां पर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में पिस्टन इज फ्री टू मूव, दिस पिस्टन इज फ्री टू मूव, दिस इज फ्री टू मूव, है ना, दिस इज फ्री टू मूव, दिस पिस्टन इज फ्री टू मूव, दिस इज फ्री टू मूव। अगर ये मूव हो रहा है, फ्री है मूव करने के लिए, तो आप बोलोगे कि वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। क्लियर है? अब देखिए दोनों का मीनिंग, मास सेम है, मास हमारा क्या है? सेम है, ठीक है। तो मास सेम है, और हमने क्या बोला था? डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, और डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास।
अब देखिए, अगर आप इसमें फॉर एन एग्जांपल 100 किलो जूल का एनर्जी आपने सप्लाई किया, 100 किलो जूल का, तो जो हीट ऐड करोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा, du प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मतलब समझ पा रहे हो, जो आपने हीट ऐड किया 100 किलो जूल, वो दो जगह पे एक्सपेंड होगा। पहला, इसके अंदर कोई ना कोई गैस होगा, तो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च होगा, और अगर ये पिस्टन मूव कर रहा है अपवर्ड, तो कुछ ना कुछ वर्क में चला जाएगा। लेकिन इस वाले केस को देखो, क्या ये पिस्टन मूव कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो अगर ये पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, तो पीडीवी वर्क मैंने आपको अभी डिराइव करके दिखाया था, पीडीवी वर्क कितना हो जाएगा? 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि V2 माइनस V1 0 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये वाला टर्म तो 0 हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 100 किलो जूल आपने एनर्जी दिया था, ये 100 किलो जूल केवल और केवल कहां पे चला गया? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो गया। तो आप क्या बोलोगे? एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या कह सकते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ओनली, है ना। अभी मैं स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, क्योंकि जो मैंने टोटल हीट दिया था वो गया कहां? केवल केवल इंटरनल एनर्जी में। बाउंड्री में क्यों नहीं गया? क्योंकि बाउंड्री डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा था। अच्छा, बाउंड्री है कहां? ये देख लीजिए, बाउंड्री कहां है, ये देखिए, दिस इज आवर बाउंड्री। क्या ये बाउंड्री मूव किया? बिल्कुल नहीं, ये बाउंड्री मूव नहीं किया है। तो जब ये बाउंड्री मूव नहीं किया तो बाउंड्री वर्क नहीं होगा। यहां पर देखिए, ये बाउंड्री है, तो अगर अब ये बताइए क्या यहां पे बाउंड्री मूव करेगा? बिल्कुल बाउंड्री मूव करेगा। क्यों? क्योंकि पिस्टन हमारा फ्री है मूव करने के लिए। तो अगर मैं इसको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बोल दूं, अब यहां पर मैं अगर 100 किलो जूल सेम हीट सप्लाई कर रहा हूं, सेम हीट सप्लाई कर रहा हूं, तो जो अब सेम इक्वेशन में लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये भी क्लोज सिस्टम है, ये भी क्लोज सिस्टम है। तो ये जो इक्वेशन मैंने लगाया है वो यहां भी वैलिड होगा। तो मैं लिख रहा हूं डेल्टा क्यू बराबर डी प्लस बाउंड्री वर्क। समझिए, अब ये डेल्टा क्यू क्या था? दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम, आई एम राइटिंग डेल्टा क्यू एट वी, और ये डेल्टा क्यू क्या था? कांस्टेंट प्रेशर। सप्लाई कितना किया बच्चा? 100 किलो जूल। सेम हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, क्लियर है। अब क्या होगा? अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये जो डेल्टा डब्ल्यू बी है बाउंड्री वर्क, इट इज नॉन जीरो, मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और वो वैल्यू क्यों है? क्योंकि जो रेड कलर की लाइन है, जब ये ऊपर मूव करेगा तो रेड कलर की लाइन भी आगे बढ़ेगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि बाउंड्री डिस्प्लेस कर रहा है, तो यानी कि बाउंड्री वर्क होगा। तो पीडीवी वर्क कैन नॉट बी जीरो हियर, पीडीवी वर्क कैन नॉट बी जीरो। और क्यों नहीं जीरो होगा? क्योंकि ना तो पी जीरो है ना तो डीवी जीरो है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो मैं मान ले रहा हूं सिंप्लिसिटी के लिए, सपोज करो दिस इज 60, दिस इज 40, समझ पा रहे? हियर दिस इज 60, हियर दिस इज 40। इसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो आपने 100 किलो जूल हीट दिया था वो केवल और केवल इंटरनल एनर्जी में चला गया, जबकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो आपने 100 किलो जूल एनर्जी दिया था उसका 60 किलो जूल किस में गया? इंटरनल एनर्जी में। 40 किलो जूल किस में गया? वर्क में। और अगर ये एयर है ना, तो जब ये एयर है तो वी कैन ट्रीट एयर एज ए आइडियल गैस, वी कैन ट्रीट एयर एज अ आइडियल गैस। और आपको पता है कि एज पर जूल्स लॉ, जूल्स ने क्या बोला था कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। किसके लिए? केवल आइडियल गैस। अब यहां पे एयर है, अगर यहां पे लिक्विड होता जैसे पानी होता तो हम ये नहीं बोल सकते, या सॉलिड होता तो हम ये नहीं बोल सकते थे। हमने क्या बोला था थर्मोडायनेमिक्स में, आपने बहुत डिटेल में इसको देखा होगा कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। किसके लिए? वैलिड फॉर आइडियल गैस ओनली। दिस इज वैलिड फॉर आइडियल गैस ओनली। ठीक, इसका मतलब समझ पा रहे हैं? आइडियल गैस है, एयर है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको, एयर को हम लोग आइडियल गैस ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि जो इंटरनल एनर्जी में जिसमें ज्यादा चेंज होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा चेंज होगा? यहां पे तो 100 किलो जूल की एनर्जी इंटरनल एनर्जी में चला गया, यहां पे केवल 60 ही गया है। इसका मतलब अगर इसका इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहा हो, है ना, अगर मैं मान रहा हूं कि इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेल्सियस,
और इसका भी इनिशियल टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा यार, इसका 100 किलो जूल की पूरी एनर्जी चलेगी इंटरनल एनर्जी में, तो यानी कि पूरी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर ये फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, समझ पा रहे हैं, इसका इनिशियल कितना था 20, फाइनल 100 क्या हुआ। अच्छा, आपको एम्बिग्विटी हो, ऐसा नहीं कि 100 किलो जूल एनर्जी के नाते ये 100 हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि ये 80 हो सकता है 70 हो, लेकिन एक बात आप क्लियर कह सकते हो कि चूंकि ये 100 किलो जूल ऐड किया है तो इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ 80 हुआ। तो यहां पर चूंकि 60 ही आपने किया है तो इसका फाइनल टेम्परेचर 100 नहीं हो सकता, उससे कम होगा, से 60 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर डिफरेंस 40। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आपको, अब यहां पर देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्पेसिफिक, ये हमारा क्लियर है, इसको हम लोग बोलेंगे ये स्पेसिफिक हीट यहां पे हुआ, ये स्पेसिफिक हीट यहां पे हुआ, इसका टेम्परेचर डिफरेंस 40 हुआ, इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ 80 डिग्री सेल्सियस हुआ। ठीक है, अब अगर मैं चाहूं कि टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहे, मतलब समझ पा रहे हैं, इसमें टेम्परेचर 80 होना है, इसमें टेम्परेचर भी मुझे 80 चाहिए, तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले 20 था तो 60 ना करके मुझे कितना करना पड़ेगा भाई 80 का अगर डिफरेंस चाहिए तो आई शुड कीप 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो यहां पर पहले कितना था 20 डिग्री सेल्सियस, अब मुझे कितना करना पड़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि 80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस अगर चाहिए तो अब देखो ये 80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ। अब ये 80 होने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि यहां पर क्या 100 किलो जूल हीट में सप्लाई देने पे काम बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, अब आपको कुछ ज्यादा देना पड़ेगा, सपोज करो 150, तो 150 कितना हुआ से 100 + 50, समझ पा रहे, केवल 100 देने पे केवल 60 ही इंटरनल एनर्जी में गया, और वही इंटरनल एनर्जी ही रिस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो जो 60 ने टेम्परेचर बढ़ाया तो 60 के करेस्पॉन्डिंग सपोज करो 60 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर हो गया, लेकिन यहां पर 100 था तो इसके करेस्पॉन्डिंग 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ। ठीक है, अब यहां पे 150 है तो 150 में 100 इंटरनल एनर्जी में जाएगा और 50 किस में जाएगा, बाउंड्री वर्क में जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो, जो हम एक ऑब्जर्वेशन ये कह सकते हैं कि जो हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर इज मोर देन हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यों, अभी हमने देखा था ये कितना था 150 किलो जूल, मैंने एग्जांपल लिया है बस, ये हमारा है 100 किलो जूल। इसका मतलब समझ रहे, जो हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस 150 दिया था सेम टेम्परेचर डिफरेंस लाने के लिए, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में कितना देना पड़ा 100 किलो जूल ही केवल देना पड़ा। क्लियर है। एंड व्हाट इज, हमने हीट को तो डिफाइन कर लिया है, व्हाट इज डेल्टा क्यू, आई कैन राइट mc डेल्टा टी, है ना। और ये वैलिड किसके लिए है, सारे प्रोसेस के लिए, चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर हो, चाहे वो आइसोथर्मल हो, चाहे एडियाबैटिक हो, किसी भी प्रोसेस के लिए। तो क्या मैं यहां पर ये नहीं लिख सकता c डेल्टा टी, ठीक है, एंड दिस इज मोर देन mc डेल्टा टी। अब आपको सेम चीजें दिख रही हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं। देखो मास हमने सेम लिया था, कैंसिल हो गया। इस वाले केस में आपको याद हो तो टेम्परेचर डिफरेंस मैंने 80 लाया था, और इस वाले में भी टेम्परेचर डिफरेंस 80 लाया था, और इसी सेम टेम्परेचर डिफरेंस लाने के लिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ा था। यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस 80 यहां भी है, टेम्परेचर डिफरेंस 80 यहां पर भी है। समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये C नहीं हो सकता और ना तो ये C हो सकता है, ये कुछ और टर्म होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा, तो मैं इसको एक नया टर्म लिखूंगा, और ये मैं लिखूंगा, सपोज करिए C यहां पे था, C यहां पे था, मैं इसको लिखूंगा C at P, एंड इसको लिखूंगा C at B। समझ पा रहे, यहां से क्या पता चला, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस Cp, ध्यान रखिए ये स्मॉल c है ना, यू शुड नॉट बी एम्बिग्यूटी, देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्यूटी,
ये स्मॉल सी है क्योंकि स्पेसिफिक हीट है, तो Cp इज मोर देन Cv। अच्छा, ये रीजन क्यों है? आपके इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में कि व्हाई स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज मोर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ऐसा क्यों? देखो एकदम साफ साफ दिख रहा है, कोई भी डेफिनेशन आपको रटने की जरूरत नहीं है। Cp ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें हीट ज्यादा सप्लाई किया गया था। और जब मैंने स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन बनाया था, सेकेंड डेफिनेशन फिजिकल मीनिंग, मैंने कहा था कि स्पेसिफिक हीट इज द हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। मतलब Cp अगर बड़ा है ना तो इसका मतलब ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, Cv कम है इसका मतलब ये हीट कम एब्जॉर्ब करेगा। सो अभी तक हमने देखा था कि Cp, देखिए Cp इज मोर देन Cv, है ना। C स्टैंड फॉर स्पेसिफिक हीट, है ना। C हमने देखा था क्या था? स्पेसिफिक हीट। और ये क्या है? ये आपका सफिक्स जो है P। P का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। P मतलब है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, है ना। दिस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। ये क्या था? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये प्रोसेस का नाम है। उसी तरह से अगर मैं लिख रहा हूं Cv, तो C का मतलब क्या होगा? स्पेसिफिक हीट। और V जो है आपका सफिक्स, इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cv का मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। हमने देखा था, जो मैंने एग्जांपल लिया था, इसकी वैल्यू 150 किलो जूल हीट मैंने ऐड किया था, यहां पर 100 किलो जूल हीट ऐड किया था। ये मैंने एक एग्जांपल भर लिया था, ठीक है, एन आर्बिट्रेरी वैल्यूज, ठीक है। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने डिराइव ये कर लिया कि Cp इज मोर देन Cv, ये हमने डिराइव कर लिया है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है कि क्यों स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा? आपको मैंने बताया था कि स्पेसिफिक हीट का मीनिंग क्या है, ठीक है। पहला देखिए, मैंने भी स्पेसिफिक हीट का बताया था कि जैसे देखिए डेल्टा Q बराबर mc डेल्टा T, ये हम लोगों ने देखा था, जहां पे डिग्री सेल्सियस में हो सकता है और केल्विन में, दोनों में हो सकता है। अब देखिए, मैंने कहा था अगर 1 kg मास ले लूंगा, मतलब ये 1 kg मास ले लूं, दिस इज 1 kg मास, और टेम्परेचर डिफरेंस भी कितना हो जाए? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, दोनों में से कोई भी, मतलब दोनों का मीनिंग तो सेम हुआ ना। तो मैंने क्या कहा था? डेल्टा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। यहां से देखा जाए, है ना, स्पेसिफिक हीट डेल्टा Q, दिस इज यू कैन से डेल्टा Q इज डायरेक्टली C, दिस इज इक्वल टू C, दिस इज नॉट, है ना, डेल्टा Q इज नॉट इक्वल टू C। तो यहां पर होगा डेल्टा Q इज इक्वल टू C। इसका मीनिंग क्या हुआ? मैंने बोला था कि अगर C की वैल्यू 10 है तो डेल्टा Q की वैल्यू भी कितना होगा? 10 किलो जूल। मतलब ये कहीं ना कहीं बॉडी की हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को शो करता था। मैंने आपको फिजिकल मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट बताया था, वहां पर मैंने क्या बोला था कि इट शोज द हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, जिसका मास क्या होना चाहिए? 1 kg यूनिट मास होना चाहिए, और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस। तो वो हमारा क्या करेगा? हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी शो कर रहा है, स्पेसिफिक हीट। तो अगर Cp बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा। इसका मीनिंग हुआ कि कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा होगा? ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और Cv की वैल्यू कम है तो इसका हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम होगा, ठीक है। तो पहला हमारा रीजन क्या है इसका? फर्स्ट रीजन हम देखते हैं। पहला डेफिनेशन देखिए क्या है, हमें Cp इज मोर देन Cv का पहला रीजन, व्हाट इज मेन रीजन दैट Cp इज मोर देन Cv। यहां पर देखिए क्या रीजन है। पहला मैंने क्या बोला? हीट कैपेसिटी, जो हमारा हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे ज्यादा है ना। और ये हमने देखा था कहां पर? यहां देखिए 150 किलो जूल, 150 किलो जूल हीट हमने ऐड किया था, और यहां पर केवल 100 किलो जूल हीट ऐड किया था। यहां पर 150 किलो जूल और यहां पे केवल 150 किलो जूल हीट ऐड किया था। मतलब क्या लिखोगे? जो हीट सप्लाई होगा, हीट एडेड होगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे, वो ज्यादा होगा, है ना। क्यों Cp इज मोर देन Cv है? Cp Cv से बड़ा क्यों है? पहला, हीट जो ऐड किया जा रहा है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पर, किसी भी गैस में जो हीट ऐड किया जाएगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे, वो ज्यादा होगा,
तो पहले लिखोगे हीट एडेड या सप्लाइड, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ऑफ अ गैस, ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का, ऑफ अ गैस इज क्या होगा, मोर और लेस, मोर इज मोर किससे, मोर देन स्पेसिफिक देन हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। समझ पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। समझ पा रहे हैं, क्लियर है। इसका मीनिंग समझिए, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक हीट एयर का, स्पेसिफिक हीट एयर का कितना होता है, स्पेसिफिक हीट एयर का कितना होता है, दिस इज, ये हमारा 1.005 किलो जूल, 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, ये एयर का कितना होता है, दिस इज 0.718 किलो जूल पर केजी। समझ पा रहे हैं, केल्विन। देखिए साफ साफ दिख रहा है, सीपी की वैल्यू सीवी से ज्यादा है, सीपी की वैल्यू यहां पे 1.005 किलो जूल पर केजी है, केल्विन है, और यहां पर 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। क्लियर, समझ पा रहे हैं। इसकी वैल्यू ज्यादा होने का रीजन क्या है कि मतलब अगर 1 केजी एयर लोगे, 1 केजी एयर, और टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस आपको बढ़ाना है। क्लियर, देखिए यहां पे अगर हमारे पास 1 केजी एयर है, सपोज करिए 1 केजी एयर है यहां पर, है ना, 2, इसका मीनिंग समझिए पहले क्या है। यहां देखिए हमने क्या किया, एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एग्जीक्यूट करो, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एक लगा दो। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में मैंने कहा था कि स्टॉपर दोनों तरफ लगे होने चाहिए। यहां पर देखिए ये स्टॉपर इधर लगा दिया, ऊपर भी स्टॉपर लगा दो, यहां पर एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया। कौन सा प्रोसेस हो गया, कांस्टेंट V इक्वल टू C में लिख दे रहा हूं। और ये यहां पर हमने कैसे कांस्टेंट प्रेशर बनाया था, मैंने कहा था अगर पिस्टन फ्री है मूव करने के लिए, उसको कोई रोक नहीं रहा है, जैसे जैसे आप हीट ऐड करोगे तो पिस्टन ऊपर की तरफ भागेगा, और अगर हीट रिजेक्ट करोगे तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। यानी कि अगर ये पिस्टन जो है ये फ्री है मूव करने के लिए तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा। अब देखिए इसको मैं लिख दे रहा हूं P इक्वल टू C प्रोसेस। अब मीनिंग समझिए, मैं हीट ऐड करूंगा, मैं लिख रहा हूं डेल्टा क्यू V, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे हीट ऐड कर रहा है, और ये क्या है, डेल्टा क्यू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे हीट ऐड कर रहा है। अब दोनों का मास 1 केजी है, 1 केजी मास यहां भी ले लो एयर का, और 1 केजी मास यहां भी ले लो एयर का, और इसका टेम्परेचर सपोज 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका भी टेम्परेचर सपोज करो 20 डिग्री सेल्सियस, और ये बढ़ के जब आपने हीट ऐड किया तो कितना हो गया 21 डिग्री सेल्सियस, और ये वाला हीट आपने ऐड किया तो कितना हो गया 21 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर 20, इनिशियल दिस इज से 21 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 21, है ना, ये आपका हो गया 21 माइनस, यहां पे देखिए दिस इज 21 माइनस 20, कितना हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस हुआ। उसी तरह से यहां पर कितने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है, यहां भी आपका 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस। तो 1 केजी सब्सटेंस 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर क्या मैं 20 लेना इनिशियल में जरूरी है, नहीं, आप कहीं से भी जा सकते हो, जैसे 100 से 101 डिग्री सेल्सियस पे चले जाओ, कोई परेशानी नहीं है, दिस इज 101 डिग्री सेल्सियस, है ना। 30 से 31 डिग्री सेल्सियस चले जाओ, टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 20 से 21 जा सकते हैं, 30 से 31 जा सकते हैं, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी टेम्परेचर ले सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ जब टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस का है
और मास 1 kg था, तो इसमें कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा? स्पेसिफिक हीट के बराबर, यही ना? तो कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा? दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो 0.718 किलो जूल। और यहां पर हीट कितना सप्लाई करना पड़ेगा? 1.005 किलो जूल। अब यहां पर हीट सप्लाई ज्यादा करना पड़ रहा है ना, तो इसी नाते पहले स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा? वाई सीपी इज मोर देन सीवी। सीपी सीवी से बड़ा क्यों है? बिकॉज जो हीट सप्लाई हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, जो हीट सप्लाई हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, वो हमारा क्या है? इट इज मोर देन हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट ऐड किया जा रहा है, क्योंकि देखो यहां पर 0.718 किलो जूल का है और यहां पे 1.005 किलो जूल का। ठीक है, तो पहला हमारा डेफिनेशन हो गया क्लियर। नाउ सेकेंड चीज है जो हमें देखना है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो वी विल मूव टू द सेकेंड डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन हमारा क्लियर है, वाई सीपी इज मोर देन सीवी बिकॉज हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज मोर देन हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। एंड और ऐसा क्यों? सेकेंड डेफिनेशन देखिए, सेकेंड ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो हीट ऐड किया जा रहा है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे, क्या लिखेंगे? हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। समझ पा रहे हैं? हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये कहां पे जा रहा है? प्रेशर प्रोसेस। याद है दो जगह पे गया था, एक तो कुछ इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी थी और दूसरा कुछ इसने बाउंड्री वर्क दिया था, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता तो बाउंड्री वर्क 0 हो जाता, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में बाउंड्री तो मूव करता नहीं है। तो बिकॉज हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड टू, कहां पे होता है? इट इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज, इट इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, पहली बात तो क्या करेगा? इंटरनल एनर्जी एंड डू सम, ठीक है, एंड डू सम बाउंड्री वर्क। समझ पा रहे हैं? यहां पे ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें इंटरनल एनर्जी में भी गया था और कुछ ना कुछ बाउंड्री वर्क मिला था। वाइल जबकि जो हीट ऐड करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, वाइल हीट एडेड कहां पर? एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये हमारा क्या होना चाहिए? ये कहां पे जाएगा? इज यूटिलाइज्ड। ये कहां पे यूटिलाइज हुआ था? यूटिलाइज्ड टू, जो कि बाउंड्री वर्क होना नहीं है, तो जितना एनर्जी आप देंगे, सपोज करो 100 किलो जूल की एनर्जी आपने दिया, तो 100 किलो जूल एनर्जी कहां पे जाएगा? केवल और केवल इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। तो दिस इट इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ओनली, इट इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ओनली। ठीक है, इतना क्लियर है? मतलब सीपी की वैल्यू हमेशा सीवी से ज्यादा होगा। सीपी की वैल्यू हमारा क्या होगा? हमेशा सीवी से ज्यादा होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, है ना? कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे जो ये टेबल आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल एक डाटा आपको याद रखना है, वो है एयर। ठीक है, एयर का डाटा आपको याद रखना है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, देखिए सीपी 1.005 अभी मैंने लिखवाया था, और सीवी की वैल्यू कितना है? 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन, 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। और एक क्या है? के को हम लोग सीपी बटे सीवी लिखते हैं। समझ पा रहे हैं? या कभी कभी इसी के को हम लोग गामा भी लिखते हैं। दिस इज गामा सीपी बटे सीवी। ठीक है, गामा क्या है? सीपी बटे सीवी। दिस इज एडियाबैटिक इंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक इंडेक्स, इसे बोला जाता है एडियाबैटिक इंडेक्स। आगे इसके बारे में बताऊंगा मैं अभी। ये हमारा क्या है? एडियाबैटिक इंडेक्स। तो गामा की वैल्यू क्या है? सीपी बटे सीवी। मैंने क्या बोला था?
गामा की वैल्यू, चूंकि ये Cp बटे Cv है और Cp गैस का हमेशा ज्यादा होता है Cv से। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि Cp की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, यूनिट से ज्यादा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। Cp की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन गैस कि कौन सा गैस है, Cp की वैल्यू 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, Cv की वैल्यू उसी के करस्पॉन्डिंग होगा, लेकिन Cp की वैल्यू हमेशा Cv से ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? तो Cp बटे Cv की वैल्यू क्या होगा भाई? Cp चूंकि बड़ा है Cv से तो उनका रेशियो हमेशा 1 से ज्यादा होगा। तो इसमें देख लीजिए जितनी भी वैल्यूज है सारी की सारी वैल्यूज हमारा क्या है? 1 से ज्यादा है। देख लीजिए सारी की सारी गामा वैल्यूज क्या है? 1 से ज्यादा। ऐसा क्यों? बिकॉज Cp ऑफ गैस इज ऑलवेज मोर देन Cv। गैस का स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे हमेशा ज्यादा होगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। इस नाते जो गामा या कहीं कहीं के भी लिखते हैं, इसका रेशियो हमेशा 1 से ज्यादा होने वाला है। आपको मेमोराइज कौन सा करना है? केवल एयर का। यहां पे देखिए 1.005 है, 0.718 है और T की वैल्यू 1.4। अगर नहीं दिया है तो ये डाटा आपको यूज करना है, अगर दिया हुआ है तो जो डाटा दिया रहेगा उसको आपको यूज करना है। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीज और देख लीजिए। जैसे देखिए यहां पर ब्यूटेन का देख लीजिए, जैसे आपका ब्यूटेन है, ठीक है, तो यहां पर Cp की वैल्यू 1.7164 है, हियर दिस इज 1.57। ठीक है, 1.57। तो डिपेंडिंग अपॉन गैसेज जो है, जो भी हमारे गैसेज है, तो कहीं ना कहीं और एक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे अलग होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे अलग होगी। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा। Cp Cv देख लिया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं की स्पेसिफिक हीट किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है ना? Cp इज मोर देन Cv आ रहा है, तो स्पेसिफिक हीट प्रेशर पे मतलब कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इस पे डिपेंडेंट हो रहा है। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा था, देखिए यहां पर देखिए कि स्पेसिफिक हीट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे डिपेंड करता है क्या? बिल्कुल। Cp Cv अभी हमने देखा है, किसके लिए? गैस की मैं बात कर रहा हूं, स्पेशली गैस की बात कर रहा हूं। तो देखिए हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन से हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देख लीजिए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। अब ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का दूसरा नाम आइसोबैरिक प्रोसेस है, या इसी को हम लोग आइसोपेस्टिक प्रोसेस, ठीक है, ये सिनोनिम्स है। इसको मैंने रिप्रेजेंट किया किससे? Cp से, अभी हमने देखा था। ठीक है, अच्छा ये क्या है? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। आपने पढ़ा होगा PV टू दी पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये पढ़ा है ना? यहां पे देखिए PV टू दी पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना? तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होने का मतलब क्या हुआ? P इक्वल टू C। तो देखो n की कौन सी वैल्यू रखूं कि यहां पर P बराबर कांस्टेंट आ जाए? n की क्या वैल्यू रखूं कि P बराबर कांस्टेंट आ जाए? अब देखो अगर n बराबर मैं 0 रख दूं, अगर n बराबर 0 रख दूं तो P V टू दी पावर 0 बराबर कांस्टेंट होगा। अब V टू दी पावर 0 क्या हो गया? किसी भी पावर, किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 आ जा रहा है पावर, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो यहां से P बराबर कांस्टेंट आया कि नहीं? बोलो। तो n क्या है? n को बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। जैसे गामा क्या था? एडियाबैटिक इंडेक्स। गामा क्या था? एडियाबैटिक इंडेक्स था, जबकि n क्या है? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए n की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं है, ये चीजें आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। हमें रेफ्रिजरेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो स्पेसिफिक हीट है अभी तक में। तो Cp हमारा क्या निकला? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। उसी तरह से अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया तो इसके और नाम क्या है? आइसोकोरिक, है ना, या आइसोमेट्रिक प्रोसेस। आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस। तो यहां पर Cv होगा, यहां पे क्या होगा? Cv। अब एक परेशानी है कि सर ये इनफाइनाइट कैसे आ गया, है ना? एक हमारे पास प्रॉब्लम है कि ये इनफाइनाइट कैसे आया। अब देखिए यहां पे मैं बता दे रहा हूं PV टू दी पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। इसको मैं आगे लिख रहा हूं, ऐसा करता हूं 1/n से पूरे पे पावर यानी कि P पे पावर 1/n कर दे रहा हूं, ठीक है। और B पे पावर n तो था ही, इनटू 1/n से मल्टीप्लाई कर दो,
तो इधर भी कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, समझ पा रहे हो? तो ये एन एन से कैंसिल हो जाएगा, क्लियर? तो कांस्टेंट पे पावर 1 अपान एन करोगे तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब देखो यहां से क्या मिलके आया हमारे पास, p पे पावर 1/n v बराबर एक दूसरा कांस्टेंट में c1 लिख दे रहा हूं। c1 की वैल्यू क्या है, c पे पावर 1 अपान एन, क्लियर? अब देखो n की वैल्यू क्या रखो कि ये वाला टर्म 1 बन जाए, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि v बराबर कांस्टेंट होना चाहिए। तो v बराबर कांस्टेंट होने के लिए भाई ये p पे पावर 1/n इतना वाला पूरा टर्म 1 होना चाहिए, यानी कि p पे पावर 0 होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट रख दोगे तो 1 अपान इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और p पे पावर 0 1 हो जाएगा, और v बराबर कांस्टेंट c1 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए इंडेक्स कितना हो गया, इंडेक्स कितना हो गया, इनफाइनाइट। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए इंडेक्स हमारा कितना हो गया, इनफाइनाइट, ठीक है? फिर हमारा प्रोसेस है आइसोथर्मल, ठीक है? देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो का मीनिंग क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो जो यहां पे लिखा हुआ ना, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है? आइसो का मीनिंग होता है सेम, ठीक है? जैसे आइसोबेरिक, आइसोबेरिक लिखा हुआ, आइसो मतलब सेम, बेरिक इन द सेंस प्रेशर, ठीक है? यहां पर आइसो मतलब सेम, ठीक है? जैसे आप आइसोट्रॉपिक मटेरियल पढ़ते हैं, ठीक है? तो आइसो इन द सेंस सेम है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अब देखो हमारे पास क्या है, pv टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। अरे भाई आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट ना। देखो आइडियल गैस है तो pv बराबर mRT लिख दोगे। अब देखो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। जो मास लोगे वो भी कहीं ना कहीं कांस्टेंट होगा, और जैसा गैस लोगे, जैसे एयर लिया तो एयर की वैल्यू 0.287 है, तो कहीं ना कहीं ये भी कांस्टेंट आने वाला है। तो देखो mRT तीनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होने वाला है, तो यानी कि pv बराबर कांस्टेंट हो गया कि नहीं, यही तो होगा किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब देखो pv टू द पावर n, pv पे पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट था कि नहीं। अब कंपैरिजन कराओ, n की वैल्यू क्या मिलेगा, यहां पे पावर एक ही तो है, तो n बराबर क्या मिल गया, n बराबर मिल गया 1, n बराबर 1 किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट क्यों है और इसका मीनिंग क्या है, ठीक है? इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं। यहां पर देखिए, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा टी कितना होगा, या तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा या 0 केल्विन होगा, दोनों का मीनिंग एक हुआ। डेल्टा टी की वैल्यू हमारा कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। और अब देखो मैथमेटिकल मीनिंग पहले समझिए, डेल्टा क्यू बराबर क्या था, मैंने लिखा mc डेल्टा टी, और c क्या है, स्पेसिफिक हीट। तो c की वैल्यू क्या हो गया भाई, डेल्टा क्यू बाई m डेल्टा टी। समझ पा रहे हैं? अब यहां देखिए डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो गया, 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि जो डेल्टा टी है इसका मीनिंग क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। लेकिन ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो टेम्परेचर तो चेंज होगा नहीं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर बराबर होंगे कि नहीं, तो यानी कि TF माइनस TI दोनों हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये 0 क्यों हुआ, इसका 0 होने का रीजन क्या है, डेल्टा टी बराबर 0 होने का रीजन क्या है, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर दोनों बराबर है, इस नाते ये डेल्टा टी 0 हो गया। तो C की वैल्यू कितना आ गया बताइए, यहां से C की वैल्यू भाई किसी भी अगर C की वैल्यू देखा जाए तो डेल्टा क्यू बटे 0, क्योंकि m से यहां पे 0, और किसी भी बटे 0 कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये इनफाइनाइट। ठीक है, क्यों,
अच्छा ये 0/0 का फॉर्म नहीं है, डेल्टा क्यू 0 नहीं, ध्यान रखो, हीट सप्लाई आप कर रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो, डेल्टा क्यू 0 नहीं है, लेकिन हर में डिन्यूमरेटर में या हर में 0 होने के नाते किसी भी संख्या में 0 से जब भाग दोगे तो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट या अनंत बन जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट हमारा क्या निकल के आया, इनफाइनाइट। ये तो हो गया मैथमेटिकल बात, ठीक है, जो मैथमेटिक्स से हमने प्रूफ कर दिया कि C की वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, इनफाइनाइट। अब इसका मीनिंग समझो कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, देखो मैंने क्या कहा था, C हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, फिजिकल मीनिंग, इसका मतलब C इनफाइनाइट है, मतलब क्या हो गया, ये इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? अगर आइसोथर्मल प्रोसेस का मीनिंग क्या हुआ कि बहुत ज्यादा आप हीट सप्लाई कर दोगे तो भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यानी कि आप बोलो इनफाइनाइट। अगर मैं बोल रहा हूं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट है, अगर मैं CT लिख दे रहा हूं ये इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट ऐड करना पड़ेगा टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 1 kg सब्सटेंस में कितना हीट, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट ऐड करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? यानी बहुत सारा, इनफाइनाइट इन द सेंस इट इज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत सारा हीट आपको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे अब कोई भी, जैसे फेज चेंज होता है, फेज चेंज में भी हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होता है, ठीक है, वहां पे हमें बहुत ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ेगा या तो अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप सप्लाई करेंगे, जैसे लिक्विड से वेपर हो रहा है तो हीट को सप्लाई करेंगे, और वेपर से अगर लिक्विड आ रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, तो हीट रिजेक्ट होगा। क्लियर है? इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ भाई, देखो आगे हम लोग रिजर्वायर पढ़ेंगे, ये चीज मैं केवल रिजर्वायर के लिए पढ़ा रहा हूं, स्पेसिफिक हीट केवल रिजर्वायर के लिए, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। इसका मीनिंग समझिए, इसका मीनिंग ये हुआ मेरे भाई कि अगर इसका टेम्परेचर सपोज करो TH है, इसका टेम्परेचर क्या है, TH है, और यहां से मैं हीट निकाल रहा हूं डेल्टा Q, ये हमारा है सोर्स, है ना। अभी हम मीनिंग समझेंगे सोर्स का। यहां से कोई ना कोई हीट हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हीट बाहर निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या इसके टेम्परेचर में चेंज होना चाहिए। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, समझ पा रहे हैं, अगर ये आइसोथर्मल बॉडी है, आइसोथर्मल है ना, मतलब हीट आप निकाल रहे हो लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, तो इस जो बॉडी का स्पेसिफिक हीट होगा वो कितना होगा, इस बॉडी का स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट ही होगा। इस बॉडी का स्पेसिफिक हीट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो स्पेसिफिक हीट हमारा कितना हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया भाई इनफाइनाइट। समझ पा रहे हो क्यों, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस पे ऑपरेट कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, और हीट कैपेसिटी भी कितना होगा, हीट कैपेसिटी कितना होगा, हीट कैपेसिटी मैंने बोला था कैपिटल C से लिखते हैं, हीट कैपेसिटी कैपिटल C से होता है, और स्मॉल m इंटू C, तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट। तो स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी दोनों टर्म हमारे क्या हो गए, इनफाइनाइट। क्लियर, समझ पा रहे हो। अगर किसी भी बॉडी से आप हीट निकाल रहे हो और उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसका स्पेसिफिक हीट कितना हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर आप किसी भी बॉडी में हीट सप्लाई कर रहे हो और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, तो मतलब वो आइसोथर्मल प्रोसेस है और उसका स्पेसिफिक हीट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब हम जाते हैं, देखिए ये देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट हमारा क्या आ गया था, इनफाइनाइट। यहां तक हमारा क्लियर है, और मैंने ये भी बता दिया था कि इसका इंडेक्स कितना है, 1। फिर हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट कितना होगा, अरे यार डेल्टा Q बराबर MC डेल्टा T, यही तो था। तो C की वैल्यू क्या हो गया, इसलिए C बराबर
देखिए डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी, यही ना। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, एनर्जी का जो इंटरेक्शन है, मतलब एनर्जी आ जा रहा है या सिस्टम के अंदर आ रहा है या सिस्टम से बाहर जा रहा है, इसे इंटरेक्शन बोलेंगे। तो एनर्जी का इंटरेक्शन किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में जीरो है। डेल्टा क्यू जीरो होने का मतलब क्या है, एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है दूसरे फॉर्म में, जैसे वर्क ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, लेकिन हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो डेल्टा क्यू जीरो हो गया ना भाई। तो डेल्टा क्यू जीरो हो गया, तो जैसे आप डेल्टा क्यू जीरो करोगे तो सी की वैल्यू क्या आ गया, जीरो नहीं आ गया, सी की वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। और ये तो मैंने अभी बताया था, गामा बराबर मैंने क्या बताया था, सीपी बटे सीवी। गामा बराबर क्या बताया था, सीपी बटे सीवी। और इसका एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन क्या होता है, पीवी टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट, पीवी टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। तो यहां से देखो n बराबर क्या हो गया, गामा, है ना। पीवी टू दी पावर n बराबर कांस्टेंट लिख लो, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पीवी टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट लिख लो, ये हमारा क्या है। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो n बराबर किसके लिए क्या आ गया, गामा, n बराबर क्या आ गया, गामा। क्लियर है। तो n बराबर गामा, यानी कि जो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होगा किस प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, वो क्या होगा, गामा होगा। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए n होगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हमारा क्या होगा, n होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, ओके। सो एक और प्रोसेस हमारे पास रह गया, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का अगर आप स्पेसिफिक हीट, मैं इस नाते एक्चुअली आपने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर जरूरी इस नाते है क्योंकि यहां पर माइनस मैंने लिख दिया है, इसका मीनिंग क्या है यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहां पे देखिए स्पेसिफिक हीट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का हम लोग देखते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट देखिए, अगर मैं डेल्टा क्यू लिख दूं, ठीक है, देखिए डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाउंड्री पर। ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, बेसिक क्या है ये, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आप हीट ऐड करोगे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आप हीट ऐड करोगे, मैं लिख दे रहा हूं डेल्टा क्यू पॉलीट्रॉपिक, ठीक है। और डी यू क्या होगा भाई, डी यू बराबर क्या होगा, एम सी वी डी टी। अब थर्मोडायनेमिक्स में आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, नहीं तो आप नहीं लगा सकते। समझ पा रहे हैं, जैसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है और वर्किंग सब्सटेंस अगर वाटर होता तो क्या इक्वेशन लिख पाता, नहीं लिख पाता। आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन कहां लगा सकते हैं। जैसे मैं लिखूं, देखिए दो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, डेल्टा क्यू बराबर एम सी वी डी टी। ये क्या हर प्रोसेस के लिए वैलिड है, नहीं, कंडीशन है। देखिए अगर आइडियल गैस रहा, ध्यान से समझिए, आइडियल गैस जैसे एयर, अभी तक हम एयर की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं, है ना, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो आइडियल गैस है, ठीक है। तो अगर वो आइडियल गैस है, ध्यान से समझिए, अगर आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, देन ये जो इक्वेशन है ये किसी भी प्रोसेस के लिए लगा सकते हो, देन वैलिड फॉर एनी प्रोसेस। मतलब समझ पा रहे हो, एनी प्रोसेस का मीनिंग क्या हुआ, चाहे वो आइसोथर्मल हो, चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर हो, चाहे वो कांस्टेंट वॉल्यूम हो, तो ये वाला इक्वेशन बच्चा आप कहीं भी लिख सकते हो। कंडीशन क्या होना चाहिए, आइडियल गैस। जैसे देखो था कौन सा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, सीवी का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ ना भाई, लेकिन ये मैं लगा कहां रहा हूं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में लगा रहा हूं। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में मैंने क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि जो हमारा सब्सटेंस है वो गैस है और वो आइडियल गैस मैं ट्रीट करके चल रहा हूं, इस नाते मैंने लगाया। समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर आइडियल गैस नहीं है ना, अगर नॉट आइडियल गैस, तो किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ओनली। समझ पा रहे हैं, केवल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए ही लगा सकते हो तब,
कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस वैल्यू। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बार बार du बराबर mCV dt नहीं लिख सकते। ये तभी लिख सकते हो जब गैस आइडियल होना चाहिए, आइडियल गैस होगा तभी लिख पाओगे। अगर यहां पर पानी होता तो क्या du की जगह पे mCV dt लिख लेते? नहीं लिख सकते थे। समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये चीज अगर लिखते हैं तो इट विल गिव यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स। तो mCV dt लिख दिया, समझ पा रहे? और मैंने WP, दिस इज द पॉलीट्रॉपिक वर्क, ठीक है। और डेल्टा क्यू क्या है? मैं लिख रहा हूं mC dt, कोई परेशानी नहीं। अब C क्या होगा? पॉलीट्रॉपिक, तो मैंने लिख दिया POLY, POLY मतलब पॉली। भाई डेल्टा क्यू बराबर mC dt लिख दिया मैंने, ठीक है, बराबर देखो mCV dt, ठीक है, mCV dt। अब देखिए इस वाले पोर्शन को मैं रेज कर रहा हूं, ये देखिए डेल्टा W, डेल्टा W हमारा क्या है? इस चीज को हम लोग देखते हैं, यहां देख लेते हैं, चलिए छोड़िए। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है? P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1। ये आपने फार्मूला पढ़ा था, है ना, आपको पता होगा। इसी थर्मोडायनेमिक्स का है, बेसिक 4-5 लाइन लगेंगे डिराइव करने, बहुत आसान सा चीज है, इसमें कुछ नहीं है। अब आइडियल गैस हमने लिया हुआ है, अगर आइडियल गैस नहीं लिया होता तो du बराबर mCV dt नहीं लिख पाता। अब आइडियल गैस है बच्चा, तो क्या PV बराबर mRT नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो P1V1 की जगह पे क्या लिखोगे? मास तो सेम रहेगा, R भी सेम रहेगा, T1 लिख दोगे। और P2V2 की जगह पे क्या लिखोगे? P2V2 लिख दोगे, mRT2 लिख सकते हो कि नहीं? यहां पे रुक दो। तो पॉलीट्रॉपिक जो वर्क हो गया, ये बताओ कितना हो गया? mRT1 माइनस mRT2 बटे n-1। ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से mr कॉमन ले लो, mr कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 बटे n-1। माइनस कॉमन लो, क्यों? क्योंकि मैं डेल्टा T लिखा हूं, डेल्टा T लिखा हूं, तो T2 माइनस T1 होता है ना, तो यहां पे तो T1 माइनस T2 है, तो मैं डेल्टा T के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो मैंने माइनस बाहर ले लिया, माइनस बाहर ले लो, और ये बचा आपका mr T2 माइनस T1 बटे n-1। समझ पा रहे? अब इस वाले इक्वेशन को ले जाके वहां पे पुट कर दो। क्या हमें पता चला? जो WP है, जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो वर्क है, वो हमें कितना निकल के आया? वो हमें निकल के आया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, देखिए माइनस mr बटे n-1 इंटू dt। dt या डेल्टा T कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि अब T2 माइनस T1 हो गया। ये सेम चीज मैं प्रीवियस वाली स्लाइड में लेके चलता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया? माइनस mr dt बाई n-1, ठीक है। यही सेम था, माइनस mr बटे n-1 इंटू dt, ठीक है, सेम चीज मैंने ले दिया। अब देखो यहां पर m से m कैंसिल हो गया, ठीक है, dt से dt कैंसिल हो गया। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की जो स्पेसिफिक हीट हुआ, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट हुआ, ये देखो ध्यान से समझो, CV माइनस R अपॉन n-1, ठीक है, ठीक है, CV माइनस R अपॉन n-1, ठीक है। तो अगर मैं CV को बाहर ले लूं तो क्या बचेगा? 1 माइनस R अपॉन CV n-1, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं सेम एक्सप्रेशन देखिए CV, अब R देखिए CP माइनस CV बराबर R होता है, ठीक है। तो अगर मैं R अपॉन CV करना चाहता हूं तो देखो CV से डिवाइड कर देते हैं,
CV से डिवाइड कर देते हैं, तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये तो 1 बन जाएगा। तो R अपान CV की वैल्यू कितना आ गया बच्चा, CP बटे CV गामा माइनस 1। देखो R अपान CV के जगह पे गामा माइनस 1 लिख सकता हूं कि नहीं, तो देखो स्पेसिफिक हीट जो हो गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, देखो CV ऐसे रह गया 1 माइनस R अपान CV के जगह पे क्या लिखोगे, गामा माइनस 1 अपान N माइनस 1। अब ये देखो इधर आएगा N माइनस 1, दिस इज गामा माइनस 1, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रोसेस, अब देखिए यहां पर क्या है, जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट है ये आया CV टाइम्स, दिस इज CV टाइम्स ठीक है 1 माइनस गामा माइनस 1 अपान N माइनस 1। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, तो CV उधर गया, N माइनस 1 माइनस गामा प्लस 1 अपान N माइनस 1। अब ये देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लो, तो CV कॉमन लिया, एक गामा माइनस N अपान N माइनस 1। ये आपका देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए प्रूफ, समझ पा रहे हो। ये नेगेटिव व्हेन N इज लेस देन गामा, तभी ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। व्हेन N इज लेस देन गामा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मीनिंग क्या है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, क्योंकि ये चीज ये आपको तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा, लेकिन स्पेसिफिक हीट नेगेटिव होने का मीनिंग क्या है, ये चीज हम लोग देखते हैं। अभी तक हमने देखा था कि डेल्टा Q बराबर MC डेल्टा T। क्या मास नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं, मास तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो ये वाला टर्म कहीं ना कहीं आपको हमेशा ये वाला टर्म पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अब इस वाले टर्म को देखो और इस वाले टर्म को देखो, आपने हीट सप्लाई किया है सिस्टम को, तो डेल्टा Q पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट तो नेगेटिव आ गया, आया है, हमने प्रूफ किया है, क्लियर है। C पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का नेगेटिव है ना, C पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का नेगेटिव है, इसका मतलब डेल्टा T भी, अरे भाई नेगेटिव ये है, ये भी नेगेटिव होगा, तभी तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब समझ रहे हो, आप जब हीट ऐड करोगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, जब आप हीट ऐड करोगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ने की जगह पे क्या होगी, घटेगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ने की जगह पे क्या होगी, घटेगी। क्योंकि देखो ना टेम्परेचर बढ़ रहा है, या टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर घटने के नाते इंटरनल एनर्जी भी घट रही होगी। समझ पा रहे हो। dt निगेटिव होने का क्या मतलब, अरे भाई dt निगेटिव होने का मतलब T2 माइनस T1 इज लेस देन 0, तो T2 इज लेस देन T1, मतलब फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं कि ये कहां पे आपने देखा होगा। देखिए आपने पढ़ा होगा रैंकाइन साइकिल, आगे हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स कार्नोट, है ना। तो सपोज करिए कार्नोट साइकिल है पीवी डायग्राम पे, आपने ये चीजें यहां पे देखा होगा। जैसे सपोज करिए ये आपका, मैं डिटेल में कुछ नहीं बता रहा हूं यहां पे, आप बस ये देखिए, यहां पे आपने हीट सप्लाई किया था, यहां पे आपने हीट रिजेक्ट किया था। बस हमारा जो काम है इस वाले पोर्शन को देखना। यहां पर अगर आपको याद हो तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, है ना। ये हमारा क्या था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और यहां पर ये क्या था, कंप्रेशन, ठीक है। तो यहां पर ये अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक, यहां पर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो एडियाबैटिक होने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, C तो 0 हो जाएगा। अगर इसी के जगह पे, चूंकि कार्नोट साइकिल है तो यहां पे तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ठीक है।
अगर यहां पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता तो क्या होता? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता तो समझ पा रहे हो, इसकी इंटरनल एनर्जी आपकी घटती। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस में भी क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में भी देख लो, डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यही होता है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कितना देते हो? 0। हीट सप्लाई कितना होता है? 0। अब यहां पर देखो सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, सपोज करो 50 किलो जूल का वर्क किया गया तो 50 प्लस होगा नहीं, तो डी यू भी कितना होगा? अरे यार 50 प्लस का है तो -50 करोगे तभी तो ये 0 हो पाएगा। मतलब इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या रहा होगा? घट रहा होगा, और इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा होगा। क्लियर है? इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी यहां पे क्या हो रहा होगा? घट हो रहा होगा, और यहां पे इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा होगा। क्लियर है? चलिए, हमने अभी तक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट देख लिया, ये वाला टर्म, ठीक है। ये हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट हो गया, ठीक है, और ये हमारा इंडेक्स हो गया। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? अच्छा, यहां पर ओवरऑल क्या कह सकते हो कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस हर प्रोसेस के लिए अलग है। सीपी अलग है, सीवी अलग है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इनफाइनाइट है, एडियाबैटिक के लिए 0 है, पॉलीट्रॉपिक के लिए नेगेटिव है। और ये नेगेटिव हमेशा नहीं है, ये नेगेटिव तब है जब n की वैल्यू गामा से छोटा है, तभी ये, ठीक है। तो यानी कि हर एक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट गैसेज का अलग अलग होगा, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या जो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि लिक्विड या सॉलिड, उनके स्पेसिफिक हीट में क्या पैटर्न मिलता है, क्या वो डिफरेंट प्रोसेस के लिए अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं, ठीक है। एक चीज और यहां पर है, हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक हीट और गैस के बारे में देख लेते हैं। देखो, जो गामा है, गामा ये है CP/CV, ये तो मैंने आपको अभी बताया भी है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं, एयर का मैंने क्या बोला था? CP की वैल्यू कितना था? 1.005 किलो जूल पर kg, 0.718, दिस इज 1.4, है ना। तो कह रहा व्हाट इज एडियाबैटिक इंडेक्स, डज इट डिपेंड्स अपॉन CP एंड CV? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, गामा की वैल्यू CP और CV पे डिपेंड नहीं करती। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि सर आप तो कह रहे हो कि गामा बराबर CP/CV, और फिर कह रहे हो कि गामा की वैल्यू CP और CV पे डिपेंड नहीं करती। यस, गामा, देखिए, गामा डिपेंड्स अपॉन किस पे? रेशियो ऑफ CP एंड CV, रेशियो ऑफ CP एंड CV, मतलब जो उनका रेशियो होगा CP और CV के रेशियो पे डिपेंड करेगा, ना कि CP और CV पे डिपेंड करेगा। पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो गामा की वैल्यू, जो एडियाबैटिक इंडेक्स है, वो CP और CV पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि उनके रेशियो पे डिपेंड करेगा। क्लियर, समझ पा रहे हैं? तो गामा की वैल्यू डिपेंड्स, दिस गामा डिपेंड्स अपॉन रेशियो ऑफ CP/CV, है ना। दिस इज CP ऑफ CV, CP और CV के रेशियो पर डिपेंड करता है। इट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन CP एंड CV इंडिविजुअली, इट डू नॉट, ये डिपेंड नहीं करेगा, इट डोंट डिपेंड्स अपॉन कहां पर बच्चा? CP एंड CV इंडिविजुअली। ये दोनों CP CV पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि उनके रेशियो पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो व्हाट इज एडियाबैटिक इंडेक्स? डज इट डिपेंड्स अपॉन CP एंड CV? नो। एडियाबैटिक इंडेक्स जो गामा है वो CP और CV पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि उनके रेशियो पर डिपेंड करेगा, एंड गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगा। गामा की वैल्यू, चूंकि गैस है तो CP बड़ा होगा CV से, इस नाते गामा की वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा। जो गामा है, एडियाबैटिक इंडेक्स गामा, CP और CV बढ़ने पे क्या होगा? मैंने कहा था गामा की वैल्यू है CP/CV। हमने क्या देखा था? गामा की वैल्यू है CP/CV। और आपको पता है
कि Cp माइनस Cv बराबर होता है R, मेयर्स फार्मूला किसके लिए वैलिड है? केवल आइडियल गैस के लिए। दिस इज वैलिड किसके लिए? वैलिड फॉर आइडियल गैस ओनली। ठीक है, Cp माइनस Cv बराबर R। अच्छा अब देखो Cp माइनस Cv बराबर R है, दिस इज वैलिड फॉर आइडियल गैस, और गामा बराबर Cp बटे Cv है। मतलब अगर सपोज करो Cp बढ़ेगा तो Cv को भी बढ़ना पड़ेगा। सपोज करो Cp में X अमाउंट बढ़ा तो Cv में भी कितना बढ़ना पड़ेगा? X अमाउंट। क्यों? क्योंकि जो R है, ये R क्या है? दिस इज कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, है ना? ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। तो जब गैस का कांस्टेंट है और गैस नहीं चेंज कर रहा है, गैस तो वही है, तो गैस चेंज नहीं करेगा जब तक, तब तक R की वैल्यू चेंज नहीं करेगी। अगर Cp Cv बढ़ रहा है तो जितना Cp बढ़ेगा उतना ही Cv बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जिससे R की वैल्यू कांस्टेंट रहे। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर ये बात है तो Cp बढ़ रहा है और Cv भी बढ़ रहा है, तो गामा की वैल्यू क्या होगा? बढ़ सकता है ना? कोई बोलेगा कि सर चूंकि उतना ही अमाउंट इसमें भी बढ़ रहा है, उतना ही अमाउंट इसमें भी बढ़ रहा है, देखो x इसमें भी बढ़ रहा है तो x इसमें भी बढ़ रहा है, तो उनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ये भी आपके दिमाग में आ सकता है, बट ऐसा है नहीं। देखो अगर Cp की वैल्यू बढ़ रही है तो Cv भी उतने से ही बढ़ेगा, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका रेशियो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज करो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे सपोज करिए कि 4/2, दिस इज आई थिंक 2, ये तो 2 होगा ना। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, इसमें सेम अमाउंट बढ़ाओ, तो मैं लिख रहा हूं जैसे 4 + 2, 2 इसमें भी ऐड करिए और 2 इसमें भी ऐड कर दो, तो 4 + 2 कितना हो गया? 6/4, है ना? आई थिंक दिस इज, ये कितना हो जाएगा? 1.5। तो पहले जो 4/2 2 आ रहा था, अभी उसी 4/2 में ऊपर 2 जोड़ा नीचे 2 जोड़ा, तो उनका रेशियो हमारा क्या हो गया? घट गया। देखो पहले 2 था, अब की बार कितना हो गया? 1.5 हो गया। इसका मतलब अगर अंश में उतना जुड़ रहा है जितना हर में जुड़ रहा है, तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो क्या आंसर होगा? व्हाट इज इफेक्ट ऑन एडियाबैटिक इंडेक्स इफ Cp एंड Cv इंक्रीजेज? अगर Cp एंड Cv इंक्रीज कर रहा है तो दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज करेगा, जिससे कि R की वैल्यू चेंज ना हो और गामा की वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो गामा की वैल्यू क्या हो गया? गामा डिक्रीजेस। गामा की वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। समझ पा रहे हो क्यों डिक्रीज कर रहा है? जितना अंश में जुड़ रहा है उतना हर में जुड़ रहा है, तो उसका जैसे यहाँ पे देखो 4/2 बराबर 2 था, दोनों में एडिशन सेम होना चाहिए। यहाँ पे +1 भी हो सकता है, इट इज अप टू यू कि 4 + 2 बराबर 6, 2 + 2 4, ये 1.5 आ गया। तो पहले 2 था, अब की बार क्या हो गया? कम। ओके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट गैसेज, स्पेसिफिक हीट हमारे गैस का।